जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहेगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो यहाँ पर नॉलेज तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड ये टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं पहले ही लिख दूँ दोस्तों, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अगर आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अगर डब्ल्यूबीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप दोस्तों यहाँ पर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेगा। राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक का हमारा नाम रहेगा आज के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू हैव 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सारी बात हम करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा हो सके और उनकी प्रिपरेशन जो है अपने एम को अचीव करने के लिए, उसमें वो विजन के साथ जुड़ सके और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सके। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 टियर में क्या कर दिया, बांट दिया है। ठीक है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। और ये पूरी तरीके से आरबीआई के निर्देश है कि अब से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो क्या करेंगे, इन चारों फेजेस में बटेंगे। ऐसा क्यों किया दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, आजकल का जो कंपटीशन है, जैसे आप जानते हैं कि वैकेंसीज के लिए कितने बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, compete करते हैं। उसी तरीके से हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर जो है या बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, उसमें आप जानते हो प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं और पब्लिक बैंक्स भी आते हैं। ठीक है। तो वो भी अपने साथ क्या करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे के साथ। राइट। क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइवल इज द मस्ट। ठीक है। तो उसमें आप जैसे जानते हो कि प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, बहुत सारे लोकल एरिया बैंक्स है, बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स है। ये सभी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं ताकि सर्वाइव कर सके। तो उसमें दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक जो है वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आप खुद सोचिए कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर क्या करेगा, वो अगर मान लीजिए कि बैंकरप्ट हो जाए या फिर लिक्विडेट हो जाए, तो उसके आरबीआई के लिए, उसके रेपुटेशन के लिए बहुत खराब है। ठीक है। क्योंकि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है। आरबीआई की भी हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन्हें हम 4 टियर में दोस्तों क्या करेंगे, बांटेंगे। राइट। तो ये निर्देश आया है आरबीआई की तरफ से। इसके बारे में पूरी चर्चा हम आपको इस वीडियो में इजी फॉर्म में बताएंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में उसे इनकॉर्पोरेट कर सके, सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर सके। और ये दोस्तों यहाँ पर हम गारंटी देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे, इस वीडियो के बाहर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया, पूरा समझ लिया, तो आपका एक पॉइंट या फिर सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट दोस्तों यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई क्या बोलता है। तो आरबीआई ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सिंपल 4 tiered regulatory framework for urban cooperative banks based on size of deposit with an aim to strengthen their financial soundness। right। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को वो 4, ठीक है, 4 टियर, 4 लेवल पर बांटेगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ डिपॉजिट। साइज ऑफ डिपॉजिट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि पब्लिक उसमें कितना डिपॉजिट करवा रही है, उस कोऑपरेटिव बैंक में पब्लिक कितना डिपॉजिट करवा रही है। ठीक है। और उसके पास, ठीक है, उसके पास, उस कोऑपरेटिव बैंक के पास खुद का कितना फाइनेंशियल साउंड है, या फिर कितना पैसा उनके खुद के पास है, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक जो पैसा उसमें डाल रही है, उसके खुद के पास कितना पैसा है। उस पॉइंट पर, उस पैरामीटर पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, 4 लेवल पर इन कोऑपरेटिव बैंक्स को बांटा जाएगा। अभी 4 लेवल कौन से, उनकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आरबीआई की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। मुझे आपको आरबीआई के बारे में कुछ बताना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों बात करूं अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की,
बहुत गौर से सुनिएगा, सिर्फ हम लोग वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या फिर सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों बैंकर्स बैंक, ठीक है। हर बैंक का ही बैंक है, ठीक है। अगर कोई भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है और उसके पास कोई भी और अदर ऑप्शंस नहीं होते मार्केट में, वो लास्ट में कहा जाता है बैंकर्स बैंक के पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोला जाता है और इसे अपेक्स बैंक के नाम से भी डिग्निफाई किया जाता है। तो ये कुछ 4 अदर नाम हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इन सभी चारों का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। उस टाइम में इनका जो हेडक्वार्टर था वो था कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में था। 2 साल तक कैलकाटा में था, लेकिन फिर उसके बाद में परमानेंटली वो कहाँ शिफ्ट हो गया? बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे कब शिफ्ट हुआ? 1937 में, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं यहाँ पर, तो दोस्तों आरबीआई का जो लोगो होता है, ठीक है, आरबीआई का जो लोगो होता है, जैसे कि आप ये देख भी पा रहे हो, देखो यहाँ पर ये है आरबीआई का लोगो, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आरबीआई का लोगो। इसमें आपको एक एनिमल दिखेगा और एक ट्री दिखेगा, ठीक है। तो जो एनिमल यहाँ पर है दोस्तों वो हो जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, पूरा नाम ध्यान रखना। अब व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर, ग्रीन टाइगर ये सब नहीं, ठीक है, कोई और अदर स्पीशीज नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर। और अगर मैं बात करूँ ट्री की तो वो हो जाता है पाम ट्री, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से पाम ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की जाती है तो यहाँ पर आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर की बात की जाती है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम था दोस्तों आप लोगों का ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं मैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं मैं, तो उनका नाम था सी डी देशमुख। क्या नाम था? सी डी देशमुख। और कौन से पोजीशन पर? 3rd पोजीशन पर, ठीक है। ये सारी बातें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज के टाइम पर वो गवर्नर हैं वो है श्री शक्ति कांता दास। कौन से पोजीशन पर है दोस्तों? वो पोजीशन है 25th पोजीशन, ठीक है। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। डेप्यूटी गवर्नर के नाम आपको ध्यान रखने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप 4 डेप्यूटी गवर्नर के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, राइट। तो ये था कुछ ऐसी चीजें जो मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बतानी थी आप, राइट। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम सेपरेट वीडियो आपको बना कर देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? बाइफरकेट किया है, राइट। तो ये बात मैंने आपको बताई क्योंकि आपके एग्जाम में इन पर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने वाली कमिटी थी रॉयल कमीशन, ठीक है, या फिर हिल्टन यंग कमीशन भी उसको आप बोल सकते हो। वैसे रॉयल कमीशन के नाम से भी आप ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं दोस्तों, कमिटीज पर क्वेश्चन हमारे बैंक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूसीबी वाली चीज है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाली चीज है, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई। एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर एन एस विश्वनाथन, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हैज मेड अ होस्ट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग द यूसीबीज, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बांटने का या फिर उसमें जो अदर चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, ठीक है, उन्हें बताने वाली जो कमेटी है, रेकमेंड करने वाली जो कमेटी है दोस्तों, वो किसकी कमेटी है? एन एस विश्वनाथन की कमेटी है। और ये पॉइंट मच रेलिवेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जितने भी चेंजेस दिए गए, रिकमेंडेशंस दिए गए, वो कौन सी कमेटी के द्वारा दिए गए? तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो कमेटी थी, जिनका जो आरबीआई के पहले डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं
एन.एस. विश्वनाथन, इनकी बनाई कमेटी थी और इन्होंने ही कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे आगे की। अब हम बात करेंगे कैटेगराइजेशन की, जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, है ना। तो कैटेगराइज बोले तो क्या, कैटेगराइज मतलब होते हैं लेवल्स, मतलब किस लेवल पर यूसीबीज को दोस्तों बांटा गया है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, पहला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टीयर 1 कैटेगरी will consist of all the unit and salary earners of UCBs irrespective of the deposit size. This category will also include all another UCBs having deposit up to 100 crores, the regulator said. राइट तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है भाई कि टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 में जिन यूसीबीज का, ठीक है, टीयर 1 में जिन यूसीबीज का जो आपका डिपॉजिट है, ठीक है, जिन यूसीबीज का जो आपका डिपॉजिट है, मतलब पब्लिक डिपॉजिट जो यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, उनका पब्लिक डिपॉजिट अगर 100 करोड़ रुपीज है, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज मतलब 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 70 करोड़ है, 90 करोड़ है, 100 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ है दोस्तों, ठीक है, उन्हें हम डालेंगे टीयर 1 कैटेगरी में। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का पब्लिक डिपॉजिट 100 करोड़ तक का है उन्हें हम डालेंगे किसमें, टीयर 1 कैटेगरी में। किसमें, टीयर 1 कैटेगरी में। आ गई आपको बात समझ में। तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये था हमारा पहला पॉइंट, पहला लेवल। दूसरी बात करेंगे, टीयर 2 will consist of UCBs with a deposit of more than 100 crores and up to rupees 1000 करोड़। अब बात करते हैं टीयर 2 की, ठीक है, टीयर 2 की। टीयर 2 हमें क्या बोलता है, वो यूसीबीज जिनका पब्लिक डिपॉजिट, पीडी मतलब पब्लिक डिपॉजिट कितना है, 100 करोड़ के ऊपर लेकिन 1000 करोड़ तक, ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर लेकिन 1000 करोड़ तक जिनका क्या है दोस्तों, पब्लिक डिपॉजिट है, उन्हें हम डालेंगे टीयर 2 लेवल पर। किस पर, टीयर 2 लेवल पर। मोर देन, ठीक है, मोर देन में लिख दूं यहाँ पर, मोर देन, एमटी मतलब मोर देन 100 करोड़ बट अप टू 1000 करोड़। अब हम बात करेंगे टीयर 3 की। टीयर 3 will be the UCBs with the deposit of more than 1000 करोड़ but up to 10,000 करोड़। ठीक है, तो टीयर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रहेंगे जिनका मोर देन 100 करोड़ का क्या रहेगा, पब्लिक डिपॉजिट रहेगा, बट कितने तक रहेगा, ओनली 10,000 करोड़ तक रहेगा, अप टू 10,000 करोड़ तक रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टीयर 1 2 3। अब आता है लास्ट में टीयर 4 will consist of UCBs with the deposit of more than 10,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 4 हमें क्या बोलता है, टीयर 4 हमें बोलता है वो यूसीबीज, ठीक है, वो यूसीबीज जिनका जो पब्लिक डिपॉजिट है वो मोर देन 10,000 करोड़ रहेगा, ठीक है, वो आएंगे टीयर 4 कैटेगरी में, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। 4 टीयर में बांटा था, ठीक है, 4 टीयर फ्रेमवर्क रेगुलेटरी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा यूसीबीज के ऊपर। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करेंगे, 4 लेवल 1 2 3 4, राइट। टीयर 1 में जिन यूसीबीज का पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट जो करती है, पब्लिक जो हम, जैसे हमारे हम पब्लिक हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, बैंक पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट 100 करोड़ रहेगा, ठीक है, 100 करोड़ रहेगा टीयर 1 कैटेगरी। टीयर 2 कैटेगरी में क्या है, जिनका पब्लिक डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ बट अप टू रुपीज 1000 करोड़ रहेगा, वो टीयर 2 कैटेगरी में आएंगे। टीयर 3 में मोर देन 100 करोड़, सॉरी मोर देन 1000 करोड़ होगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, more than 1000 crores but till up to 10,000 crores टीयर 3 में आएगा। और टीयर 4 में जहां पर more than 10,000 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट रहेगा उन्हें हम मानेंगे वो टीयर 4 की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। आ गई बात समझ में, इसे अभी यहीं पर ही दोस्तों याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत इजी है, ठीक है, बिल्कुल कुछ इसमें हाथी घोड़ा नहीं है, बहुत इजी, कंसेप्चुअल वाइज आपको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है। अब बात करते हैं मिनिमम नेटवर्थ की।
अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो था डिपॉजिट का, अब बात करेंगे दूसरा मिनिमम नेटवर्थ। मिनिमम नेटवर्थ का मतलब क्या है, बैंक के खुद के पास, उस कोऑपरेटिव बैंक के खुद के पास कितना पैसा होना चाहिए, अपना खुद का पैसा, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, उसके खुद के पास कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹2 करोड़ फॉर द टीयर 1 यूसीबीज and operating in a single district, and tier 5 crores for all the UCBs of all tiers has been stipulated। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जिन टीयर 1 कैटेगरी के लिए उस बैंक के पास 2 करोड़ रुपए खुद का मिनिमम कैपिटल नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के लिए कितना होना चाहिए, 5 करोड़ का होना चाहिए। कितना, 5 करोड़ का खुद का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर टीयर 1 कैटेगरी के जो यूसीबीज हैं उनको, उनके पास 2 करोड़ होने चाहिए, और बाकी के पास बचे 2, 3, 4 टीयर के लिए 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। The UCBs that do not meet the requirement will be provided with a glide path of 5 years to achieve minimum net worth in a phased manner। अब ये बात समझने की है, ठीक है, ये बात समझने की है। जैसे मानिए कि किसी यूबी के पास, किसी यूसीबी के पास, किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं है पैसा, ना 2 करोड़ है ना 5 करोड़ है, ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, तो वो अब उसे बंद होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आरबीआई बोलता है कि वो उसे 5 साल का समय देंगे, 5 साल में उसे अपना मिनिमम नेट वर्थ जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताऊं, देखो बहुत गौर से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि जैसे मान लो कि हम बात करते हैं टीयर 2, 3 और 4 की, जिसमें कितना रुपए चाहिए भाई, 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो क्या करेगा, पहले 3 साल में फर्स्ट 3 ईयर्स में 50% नेटवर्थ इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। और बाद बाकी बचे 2 साल में क्या करेगा, 50% और इकट्ठा कर लेगा, जो कितना हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर कर वो क्या कर सकता है, फेज्ड मैनर में, टुकड़ों में क्या कर सकता है, अपने मिनिमम नेटवर्थ को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। टीयर 1 की भी बात कर लेते हैं, चलो आप लोग के साथ, 2 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 3 साल में 1 करोड़ जमा कर सकता है, और बाकी के बचे 2 साल में 1 करोड़ जमा कर सकता है। ऐसे करके इसका टोटल मिनिमम नेटवर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, जमा हो जाएगा, ठीक है। टीयर 1 की बात करिए मैंने, टीयर 2, 3, 4 की बात मैंने यहाँ पर की है आप लोग के साथ। तो यहाँ पर फेज्ड मैनर में मिनिमम नेटवर्थ अगर किसी के पास नहीं है तो आरबीआई बोलता है आराम से कर लीजिए, 5 साल का समय देता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायर्ड की। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। पहली बात हमने किसकी करी, डिपॉजिट की, दूसरी बात हमने किसकी करी, आपकी मिनिमम नेटवर्थ की, और तीसरी बात हम करेंगे CAR की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। अगर आपने बेसल नॉर्म्स में से पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ टीयर बैंक 1 retained at a present prescription of 9% under the capital adequacy ratio framework based on Basel 1 है ना। For tier 2, 3, 4 UCBs it will be the current 12%। कितना, 12%। गौर से सुनना मेरी बात को तुम लोग, बिल्कुल एक बार मैं तुम्हें बता दूं, देखो यहाँ पर CAR की बात करेंगे, CAR की, ठीक है। तो CAR की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या हो जाता है, देखो टीयर वन यूसीबीज जो हैं उनके लिए 9% इकट्ठा करना होगा CAR, ठीक है, मतलब 9% CAR उनके लिए होना चाहिए। अभी CAR होता क्या है, CAR वो डिपॉजिट होता है दोस्तों, जो बैंक जब खराब समय आता है, बैंक का लिक्विडेट होने की पोजीशन में आती है बैंक, या बैंक को पैसा चाहिए होता है, तो वो इसे यूज करता है। ये एक तरीके का रिजर्व है, क्या, एक तरीके का रिजर्व है, ठीक है। और टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, ठीक है, इन तीनों को कितना जमा करना है, 12%। तो यहाँ पर 9% जमा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12% जमा करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके लिए भी बैंक ने क्या किया है, इसके लिए भी बैंक ने, अगर कोई अगर नहीं कर पाता है CAR जमा, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। दोज बैंक्स दैट डू नॉट मीट द रिवाइज CAR विल बी प्रोवाइडेड विद द ग्लाइड पाथ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10% इकट्ठा करो, 25 में 11% होना चाहिए, और 26 में 12% होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, चलो इसके बारे में इजी करके मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो गौर से सुनना है यहाँ पर बात मेरी। यहाँ पर वो बोलते हैं क्या,
फॉर द फाइनेंशियल ईयर, देखो अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी हम चल रहे हैं भाई 2022-23 में, ठीक है। तो दो फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब क्या हो गया, 2023 to 24, इसमें बैंक के पास 10% CAR होना चाहिए, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 कौन सा हो जाएगा, 2024-25, है ना, इसमें 11% CAR होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 25 है, ठीक है। 26 की अगर मैं बात करूँ तो 2025 और 26 ये होना चाहिए 12%, राइट। तो ऐसे कर कर जिन बैंक का CAR 12%, मतलब Tier 2, 3, 4 बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 24, 25 और 26, राइट, ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि अगर कोई चाहता है, कोई बैंक अगर चाहता है कि उनका CAR मिनिमम क्या हो जाए, यहाँ पर कवर हो जाए, तो उन्हें इस तरीके से भी वो कवर कर सकता है, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पर RBI पूरी गाइडलाइन दे चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉपिक, जो हमने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं अपना सारा Tier 1, 2, 3, 4 को मैनेज करेंगे, ठीक है। उनको डिपॉजिट भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उनको यहाँ पर जो आपका मिनिमम नेटवर्थ है उसे भी मैनेज करना पड़ेगा, और मिनिमम CAR भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इन 3 कसौटियों पर उतर कर यहाँ पर लेवल 1, 2, 3, मतलब Tier 1, 2, 3 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया में क्या किया जाएगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, लेवल्स पर डाला जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा हमारा वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ऑफिशियल ऐप है जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर्स पर, उसे भी क्या कर लीजिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविशन इंस्टीट्यूट। ऑल्सो दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी ऐसी टॉपिक है जिस पर डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।